हेलो चैंपियन, तो स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन सिलेक्शन वर्ल्ड में। और काउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने काउंटिंग का बेसिक क्या होता है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिजर्व्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके पहले हमने तुलन पत्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एक जो काम होता है काउंटिंग का, ठीक है, यानी एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसको आइडेंटिफाई करके उससे इंफॉर्मेशन तक पहुंचाना कि इससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसके आधार पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, वो पूरी प्रक्रिया हमने देख ली है। अब हम अलग अलग फर्म्स के लिए देखेंगे कि क्या है काउंटिंग, उनके लिए कैसे की जाती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए हम देख रहे हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल है। तो 11th का जो था उसमें पूरा हमने देख लिया कि हम एक ट्रांजेक्शन से इंफॉर्मेशन पे कैसे जाते हैं और अब अलग अलग फर्म्स के लिए कैसे करते हैं इसको। उसमें पहली आ रही है हमारी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट यानी यहाँ से 12th की स्टार्टिंग हो रही है और जब ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो 11th से ही बनते हैं। ठीक है, 12th में पार्टनरशिप और रेशोज रेशोज का आपको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में दे दिया जाएगा, उतना ही उससे पूछा जाता है। और 12th में नॉट फॉर प्रॉफिट और पार्टनरशिप दो ही चीजें। उसके बाद ग्रेजुएशन का थोड़ा सा पार्ट है और मतलब ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको कि अकाउंटिंग बचा नहीं है। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट से हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा इसके नाम में ही है नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। यानी हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा था, प्रॉपर उनमें एक एक चीज की एंट्री थी, एक एक चीज का अलग से एक कॉलम था, अलग से एक जगह थी कि कहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे इतनी सारी चीजें नहीं है क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। क्वेश्चन ये उठता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है तो हम अकाउंटिंग इसकी कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग हम दो चीजों के लिए कर रहे हैं। एक तो स्टेटरी मेजर्स, वैधानिक जो प्रावधान है, जो बाहर की संस्थाएं हैं जो ये जानना चाहती हैं, जैसे हमारी सरकार है या कुछ एनजीओ को रेगुलेट करने वाली बॉडीज हैं, या फिर कुछ इस तरह की हमारी सरकार ने बॉडीज बना रखी है जो जज करती हैं कि इनका पैसा कहाँ से आया, कितना गया, कैसे गया। ठीक है, तो वो जानना चाहती हैं, तो उनके लिए हमें करनी है। दूसरा, हम खुद भी जानना चाहते हैं, जो उस जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग जानना चाहते हैं कि भाई पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, बस इससे ज्यादा वो जानना नहीं चाहते। ठीक है, तो तीन तरह के इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं जो बहुत सिंपल सिंपल है, जो हमने पढ़े अभी तक कॉम्प्लेक्स उनसे सिंपल है। ठीक है, और समझ में आया कि दो चीजों के लिए, एक तो बाहर वालों के लिए, खुद के लिए हम करते हैं। करना जरूरी इसलिए है क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन इस नाम पे, नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम पे अंदर ही अंदर कोई खाने ना लग जाए, ठीक है, अंदर अंदर धांधली स्टार्ट ना हो जाए, इसके लिए हम करते हैं। ठीक है, तो वॉइस वीडियो सब क्लियर है, बता दीजिएगा। और उसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं फिर। ठीक है, तो क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फॉर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं एंड आर सेटअप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के रूप में सेटअप किए जाते हैं, विच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। जो नाम से शुरू से ही चल रहा है, कोई प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं होता है। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव ये काम करते हैं। इनका मेन एम क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज। स्पेसिफिक ग्रुप मतलब एक रिलीजियस, मान लीजिए हिंदूज का है, जैनिज्म का है, सिखिज्म का है, बौद्धिज्म का है। ठीक है, अलग से कोई स्पेसिफिक ग्रुप है उसको करवा रहे हैं कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड, या फिर एक पब्लिक एट लार्ज यानी सभी के लिए, कोई धर्म जाति नहीं है, सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। नॉर्मली जो डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स, ये कुछ बनाते नहीं है, कुछ बेचते नहीं है। ठीक है, एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और उधार के ट्रांजैक्शन इनमें देखने को नहीं मिलते। कुछ बनाते ही नहीं है, कुछ बेचते नहीं है, तो उधार की कोई बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, एज दे नीड नॉट मेंटेन मैनी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने बहुत सारी जो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट देखी थी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, तो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ बनाना, कुछ बेचना, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारी बुक्स इनको नहीं रखनी पड़ती है। सिंपल एक रिसिप्ट अकाउंट, एक पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है। तीन ही स्टेटमेंट इनके होते हैं। फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। एक कैपिटल फंड या जनरल फंड बना दिया जाता है। जितना ही पैसा आता है जिस भी तरीके से, मेनली सब्सक्रिप्शन से आता है। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन कोई लेता है, जैसे आप भी आजकल बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, मेंबर देते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद मेंबरशिप अलग से होती है।
मेंबर्स ओनली वीडियोस आते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको सब्सक्राइब करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर अलग अलग चीजें चालू होती हैं। तो वैसे ही सब्सक्रिप्शन में भी उनका मेन पैसा आता है, और एक कैपिटल फंड या जनरल फंड जो भी उसको नाम दे बना देते हैं, सारा पैसा उसमें डाल दिया जाता है। द मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम यूजुअली सब्सक्रिप्शन, जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम देयर मेंबर डोनेशंस, उनके जो मेंबर है उनसे डोनेशंस आता है। ग्रांट्स इन एड, एक ग्रांट के रूप में भी इनको दी जाती है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा, उससे इनकम आती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स इन सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू मीट द स्टेटरी रिक्वायरमेंट। तो मैंने आपको बोला कि अगर इतना सब कुछ है, प्रॉफिट चाहिए नहीं, तो फिर अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? अकाउंटिंग इसीलिए कर रहे हैं कि स्टेटरी रिक्वायरमेंट से जो बाहरी कोई संस्था है वो चाहती है कि आप अपने रिकॉर्ड्स उन्हें दिखाएं, एंड हेल्प देम इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स। और खुद भी वो अपने फंड्स के ऊपर कंट्रोल देखना चाहते हैं कि भाई कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, किस तरीके से हमारी संस्था खर्च करना चाह रही है। अगर किसी साल के किसी दिन वो उठा के देखना चाहें तो कैसे देख सकते, ठीक है। दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। उन्हें भी हर अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, असरटेन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल पोजीशन। और उनकी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर उनको देखना पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी पड़ती है। और वो ये सारा स्टेचुटरी अथॉरिटी जो होती है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज उसको दे देते हैं। हिंदी इंग्लिश पीडीएफ दोनों आपको पहले ही मिल चुकी हैं। इसकी अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी लैंग्वेज में तो बताइएगा, ठीक है। तो स्टेचुटरी जो रिक्वायरमेंट्स हम कह रहे थे, वैधानिक प्रावधान है, तो एक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज करके एक संस्था है, उसको ये अपना सारा दे देते हैं। भाई ये चीज है, ठीक है, इतना हमने हमारे पास पैसा आया, इतना हमारे पास से पैसा गया। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बनते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज, हम देख ही चुके हैं। एक स्पेसिफिक ग्रुप को दे रहे हैं या फिर पूरी पब्लिक को दे रहे हैं। सच एज एजुकेशन, जैसे एजुकेशन के फील्ड में ले लिया, हेल्थ केयर के फील्ड में ले लिया, रिक्रिएशन के फील्ड में ले लिया, स्पोर्ट्स के फील्ड में ले लिया, हर एक फील्ड में अलग अलग ये काम होता है इनका। एंड सो ऑन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर। कास्ट, क्रीड, कलर में कोई बिना भेदभाव करते हुए, कौन सा आपका धर्म, कौन सी जाति, कौन सा रंग है, वो भेदभाव ना करते हुए, कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में कर रहा है, कोई मनोरंजन की फील्ड में कर रहा है, कोई हेल्थ केयर की फील्ड में कर रहा है, अलग अलग कैंप लगते हैं ब्लड डोनेशन के, ठीक है। तो वो ट्रस्ट जो करवाते हैं, कई हॉस्पिटल भी होता है ट्रस्ट के, ठीक है। ट्रस्ट जो आपने नाम सुना उससे आप समझ पाएंगे। कोई हेल्थ केयर की फील्ड में, कोई रिक्रिएशन की फील्ड में, कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में, कोई एजुकेशन की फील्ड में कैरियर मेले लग रहे हैं, वहां पे काउंसलर बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपको एक्सप्लेन करने की, वो सारी चीजें। तो अलग अलग ग्रुप्स में बिना धर्म, जाति, भेदभाव, रंग के आधार पे किए हुए ये सर्विसेज अपनी देते हैं। ऑर्गेनाइज सच एज चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर टू सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में ये किए जाते हैं, और इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं। देयर अफेयर आर यूजुअली मैनेज बाय मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक मैनेजिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी बना देते हैं, वही सब मैनेज करती है। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, मेन सोर्सेज क्या है? डोनेशन, जो उनके मेंबर है दान वगैरह देते हैं। लीगेसी, लीगेसी का मतलब क्या होता है कि कोई मर गया, उसने पूरी संपत्ति आपके ट्रस्ट के नाम कर दी या आधी कर दी, जो भी कर दी, मतलब जो कोई मर जाता है वो संपत्ति जो देखे जाता है, लीगेसी वसीयत एक तरीके से। ग्रांट इन एड, ठीक है। ग्रांट के रूप में कोई सहायता दी गई आपको। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई इनकम से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, कोई इनके पास जो पैसा था वो कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां से इनको ब्याज मिलता है, या जिस भी तरह रेंट मिलता है, जो भी, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आता है। फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। कैपिटल फंड या जनरल फंड जो बनाया जाता है उसमें सारे डाल दिए जाते हैं। द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर्स। ये जो एक्सेस ऑफ इनकम आए ऐसे ही नहीं सारे मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है। इट इज सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड। जो भी पैसा आपका आया और जो आपका खर्च हुआ उससे ऊपर जो निकला, ऐसा नहीं ऐसे ही बांट दोगे सब मेंबर्स में, कैपिटल फंड में डाल दिया जाता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ही फंड है कुल मिला के, कैपिटल फंड, जनरल फंड, उसको नाम दे दो, उसमें सारा डाल दिया था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रादर देन ऑन द कस्टमर्स और ओनर सेटिस्फेक्शन। जैसे रिलायंस है, ठीक है, अंबानी कंपनी है, अडानी कंपनी है, टाटा जी की कंपनी, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग इंडिया में, ठीक है। तो उनका उनका माना कैसे जाएगा? उनकी क्या रेपुटेशन, रेपुटेशन किस आधार पर बनेगी कि भाई मान लीजिए तनिष्क है तो कितना अच्छा सोना दे रहा है वो, या मेकिंग चार्जेस कम ले रहा है, या कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर उसको सेटिस्फाई होके जा रहा है, इन आधार पर रेपुटेशन होती है। लेकिन क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी रेपुटेशन कैसे होगी कि इन्होंने सोसाइटी को कितना अच्छा दिया है, सोसाइटी को क्या दे पाए, सोसाइटी के लिए क्या कर पाए, ठीक है, उन चीजों से इनकी रेपुटेशन बनती है। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इज मीant फॉर द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स टू मीट स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो कोई दान देना चाहता है या पहले से
उसने दे रखा है, वो मेंबर है वहां का, एक तो वो भी जानना चाहता है भाई क्या चल रहा है फाइनेंशियल लेवल पे। और साथ में स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट जो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी मैंने बताया उसके लिए दो कामों के लिए अकाउंटिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे इसके मेंटेन करते हैं? नॉर्मली सच आर नॉट एंगेज इन एनी ट्रेडिंग और बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रेडिंग और बिजनेस एक्टिविटीज में तो होते ही नहीं है। मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम आर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द मेंबर्स। जो मेन इनकम है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन से आती है, मेंबर से आती है, डोनेशन से आती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट से भी मिलती है, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक, गवर्नमेंट भी इनको दान देती है कई बार, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी आती है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर इन कैश और थ्रू द बैंक। जो मोस्टली जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में होते हैं या फिर बैंक के थ्रू होते हैं। ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, बाय लॉ रिक्वायर्ड है, जो हमने बात की कि भाई स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट से कानून है जो कहते हैं कि भाई आपको प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, और अपने फंड के यूटिलाइजेशन पे कंट्रोल आपको रखना चाहिए। यानी पैसा कहीं से आ रहा है, मान लीजिए तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है, बहुत दुनिया भर का पैसा आ रहा है, सिद्धि विनायक ट्रस्ट है, ठीक है, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, अब पता लगे अरबों में पैसा आ रहा है और वही लोग आपस में खा लें, तो इसलिए यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज वाई दे यूजुअली कीप अ कैश बुक इन विच ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर ड्यूली रिकॉर्डेड। इसलिए क्या करते हैं, जनरली कैश बुक रखते हैं जिसमें सारे इनके रिसिप्ट और पेमेंट लिखे जाते हैं। They also maintain a ledger containing the accounts of all income, expense, asset, and liability, which facilitates the preparation of financial statements. एक अलग से लेजर ही मेंटेन करते हैं जिसमें खाते जो इनके प्रॉपर, मतलब एक दान का खाता बना दिया, ठीक है, एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का बना दिया, एक सरकार से आने वाली, चाहे मेंबरशिप आने वाली, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ऐसे अलग अलग बना के लेजर भी मेंटेन ये करते हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इनको सुविधा होती है एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पर। साथ ही दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टॉक रजिस्टर टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट एंड कंज्यूमर। साथ में एक स्टॉक रिकॉर्ड भी रखते हैं जिसमें सारी जो उनकी फिक्स्ड एसेट हैं वो पता लगती हैं, उनका रिकॉर्ड रहता है। साथ में जो कंज्यूमेबल्स हैं उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। दे डोंट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट। कोई कैपिटल अकाउंट ये मेंटेन नहीं करते। इंस्टीड दे मेंटेन कैपिटल फंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल फंड। कोई कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते, कैपिटल फंड मेंटेन करते हैं, जिसे जनरल फंड भी कहा जाता है। That goes on accumulating due to surplus generated। वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे सरप्लस आता है वैसे वैसे वो बढ़ता रहता है। लाइफ मेंबरशिप फी आती है, डोनेशन आता है, लीगेसी आती है, रिसीव्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, कैपिटल फंड जो है बढ़ता रहता है। इनफैक्ट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज डिजायरेबल टू अवॉइड और मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशंस और एम्बेजलमेंट ऑफ द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स एंड अदर डोनर्स। क्या करें? एक ढंग से अगर अकाउंटिंग कर ली जाए, सब चीज हमें पता लग जाए कहाँ से पैसा आया कहाँ से गया, तो जो फंड्स का कंट्रोल है बहुत अच्छे से हो पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? किसी भी गुरुद्वारे को, किसी भी ट्रस्ट को आप एज्यूम कर सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट डोनेशन को समझने के लिए, वहां पर कुछ बना के नहीं बेच रहे हो, लेकिन उनको सरकार भी दे रही है, लोग, उनके लोग भी दान दे रहे हैं, लिगेसी से भी आ रहा है, ठीक है, और वो पैसा कहीं ना कहीं वो लंगर करवा रहे हैं, कोई कैंप करवा रहे हैं, अलग अलग चीजों में जा रहा है। तो अगर एक कंट्रोल हो जाएगा कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, तो फिर आगे की सारी टेंशन खत्म है। स्ट्रेस जो वैधानिक संस्थाएं वो आपसे मांग रही है उनको भी दे सकते हैं, और खुद के लिए भी जरूरी है कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है पता लगेगा तो आप उस पर आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तीन तरह के स्टेटमेंट ये बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट जिनको बोले। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सीधे सीधे रिसिप्ट अलग है, पेमेंट अलग है, जितनी भी चीजें आने वाली रिसिप्ट में डाल दो, जाने वाली पेमेंट में डाल दो। ये होता है, इसमें एक्रूअल बेसिस नहीं होता, एक्रूअल बेसिस नहीं होता, कैश बेसिस होता है। यानी मेरे पास वो आई, लाइफ टाइम मेंबरशिप आई, या फिर 5 साल की मेंबरशिप खरीदी किसी ने, लेकिन मुझे जिस टाइम मिली, रिसीव हुई, मैं उसी टाइम के अकाउंटिंग पीरियड में उसकी एंट्री कर दूंगा। पेमेंट मैंने किया भले ही 5 साल आगे का कर दिया, लेकिन वो जिस टाइम किया उसी टाइम दर्ज होगा। तो ये एक्रूअल बेसिस पे नहीं चलता। एक्रूअल आपको पता है कि मैचिंग कंसेप्ट के तहत हम एक्रूअल में क्या करते थे कि आप अप्रैल का रेंट मार्च में दे रहे हो, काउंट उसको अप्रैल में ही करेंगे। ठीक है, चाहे आप आगे की पेमेंट करो पीछे की पेमेंट करो, आपने मार्च का अप्रैल में दिया तो भी हम उसको मार्च में ही काउंट करेंगे, और अप्रैल का मार्च में दे दिया तब भी उसको अप्रैल में काउंट करेंगे। यानी जिस समय का वो है रेंट वैसे काउंट करते थे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकी क्या बहुत सिंपल अकाउंट है, भाई ये पैसा आ रहा है ये पैसा जा रहा है। तो एक अकाउंट इनका सिंपल रिसिप्ट एंड पेमेंट है, जो एक्रूअल बेसिस किसको बोलते हैं हम, जो मैंने आपको बताया कि मार्च के मार्च में ही होगा।
अकाउंटिंग पीरियड के खर्चे अकाउंटिंग पीरियड के आने वाली चीजों से कंपेयर किए जाते हैं, ये उसी से मैच किए जाते हैं, हमारा मैचिंग कंसेप्ट है। ये हम नॉर्मल जो संस्थाएं हैं उनमें फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जरूरत नहीं है इनको, इसलिए एक अकाउंट इनका ऐसा है जो एक्रूअल बेसिस पे नहीं चल रहा, कैश बेसिस पे चल रहा है। कैश बेसिस क्या होता है, जिस समय आता है उसी समय मान लिया जाता है, तो वैसे ही चल रहा है। कि भाई जब भी रिसिप्ट आएगी और रिसिप्ट उसी समय की मान ली जाएगी, तो पेमेंट जब भी दी जाएगी उसी समय का नोट कर लिया जाएगा। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। ठीक है, इसी से ये बनता है जो एक्रूअल बेसिस होता है, कैश बेसिस नहीं होता। एक्रूअल बेसिस यानी इसमें से छाटा जाएगा कि भाई किस समय की ये देयताएं हैं, किस समय की देयताएं हैं और किस समय की प्राप्तियां हैं। किस समय की प्राप्तियां हैं, किस समय के लिए मुझे मिल रहा है, उस समय का इनकम। और किस समय की देयताएं हैं, एक्सपेंडिचर है, उस समय के देयता से कंपेयर हम करेंगे, मैच करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। और फिर इन दोनों के आधार पे भाई ये लास्ट मेरे पास बच रहा है, इतना कैपिटल है, इतनी मेरी असेट्स हैं, इस तरह से बैलेंस शीट बनती है। तीन अकाउंट फाइनल फाइनल के बनते हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो एक्रूअल बेसिस पे होगा, सॉरी एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, कैश बेसिस पे होगा, यानी जब जो आएगा तब उसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, बिना दिमाग लगाए हुए, सो सिंपल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फिर इसमें से छाटा जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में से भाई अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, और फिर इन दोनों के बेस पर लास्ट फाइनल बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हर साल के अंत में, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में। ज्यादातर ये संस्थाओं जो और संस्थाएं प्रॉफिट वाली उनके साथ ही बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ही बनाते हैं। ऑल्दो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, प्रॉफिट लॉस को देख ही नहीं रहे, तो ये अकाउंट यहाँ ये लोग नहीं बनाते। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है। बट इट इज नेसेसरी टू नो वेदर द इनकम ड्यूरिंग द ईयर वाज सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंसेस। इनको सिर्फ क्या देखना है कि भाई जितना पैसा आ रहा है उसी में से खर्च हुआ है, पता लगा पिछले साल के जेब में से खर्च हो गया, उतना पता लगाने के लिए कर रहे हैं। Not only they have to provide the necessary financial information to members, donors and contributors and also to the registrar of society, क्योंकि इन्हें दोनों लोगों को वो इंफॉर्मेशन देनी है। एक तो जो मेंबर्स एंड डोनर्स है देने वाले, भाई मेरा पैसा कहाँ गया, मैंने पैसा दिया, उसको भी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो बाहर बैठा रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज निगरानी रखने के लिए उसको भी ये देनी है इन्फॉर्मेशन। फॉर दिस पर्पज दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में ये अकाउंट बनाते हैं, अपना मेंटेन करते हैं। एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर फुल्ली एप्लीकेबल इन देयर प्रिपरेशन एज स्टैंड अर्लियर। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारी अकाउंटिंग के सिद्धांत है उनका पालन किया जाता है और उस हिसाब से पूरी अकाउंटिंग की जाती है। तीन अकाउंट ही आपको बताए हैं, इनमें की जाती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे इनमें की जाती है, फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट आ रहा है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको बोला एक्रूअल बेसिस पे होगा, जब जो आएगा ले लिया जाएगा। तो लाइक कैश बुक ये रहता है। ठीक है, लाइक कैश बुक एंड बैंक ट्रांजेक्शन की तरह रहता है, विच हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है और बैलेंस शीट, ये दोनों बनाने में मदद करता है, और ये एक कैश बुक या बैंक ट्रांजेक्शन की तरह हमें दिखाई देता है। Besides, it is a legal requirement as the receipt and payment account has also to be submitted to register of societies. लीगल फाइंडिंग भी इसी की है। जैसे सबसे पहले हमारी लेजर को हमने ज्यादा महत्व दिया था लीगल तौर पर, क्योंकि वो सबसे पहले लिखी जा रही थी, बिना दिमाग लगाए लिखी जा रही थी। वैसे यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है जो बिल्कुल बिना दिमाग लगाए हुए लिखा जाता है। कितना आया, कहाँ से आया, कहाँ गया। ठीक है, तो इसमें एज इट इज जब आ रहा है, एक्रूअल बेसिस भी नहीं है, जब जैसा आया वैसा लिख दिया गया। इसलिए लीगल तौर पे भी इसकी मान्यता होती है, रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को भी दिया जाता है। अलोंग विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, तीनों ही रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को भी दिए जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एकिन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधे सीधे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपेयर कर सकते हो किसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहां से आप एक्रूअल बेसिस चालू कर रहे हो, इसी अकाउंटिंग पीरियड के खर्चों को इसी अकाउंटिंग पीरियड की प्राप्तियों से कंपेयर कर रहे हो, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरीके से आप इसको देख सकते हो। Not for profit organizations usually prepare the income and expenditure account and a balance sheet with the help of receipt and payment। जब आपके पास सबसे पहले receipt and payment है, सीधे सीधे कैश बुक की तरह सीधे सीधे बैंक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है आपको, उसके बेसिस पर आप ये दोनों बनाते हैं। However, this does not imply
दैट देन डू नॉट मेक अ ट्रायल बैलेंस। मैंने आपसे तुलन पत्र का इंग्लिश पूछा था, तो वो क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते। जहां भी डबल एंट्री सिस्टम है, और हर जगह डबल एंट्री ही है अब, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है, सिंगल एंट्री क्या होती है, सब आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते। ट्रायल बैलेंस हर जगह बन सकता है। ट्रायल बैलेंस क्या करता है? सिर्फ न्यूमेरिकल एरर्स आपकी चेक करता है, तो हर जगह फाइनेंशियल फाइनल स्टेटमेंट्स पहले बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, दे ऑल्सो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट्स में हमने जो करी है, सही किया है नई एंट्री, उसके लिए लेजर अकाउंट भी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। जो क्या बताता है हमें? प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा एक्यूरेट है, कोई मैथमेटिकल गलती वहां पे नहीं हुई है। एज वेल एज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब ये सही बनेगा, रिसीट एंड पेमेंट, तो उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सही बनेगा और साथ में बैलेंस शीट भी सही बनेगी। तो ये सब हमको बताता है। अगर बैलेंस, ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाता है, तो ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। इनफैक्ट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉलोड द डबल एंट्री सिस्टम, जो मैंने आपको बताया, डबल एंट्री सिस्टम अगर कोई फॉलो कर रहा है, ट्रायल बैलेंस बना लेना कोई गलत बात नहीं है, वो एक्यूरेसी ही चेक करता है। तो ये भी बना लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहला अकाउंट हम देख रहे हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैं आपको जैसा ही पहले बता चुका हूं कि ये जस्ट लाइक आपकी कैश बुक काम करेगा, जस्ट लाइक आपकी बैंक ट्रांजैक्शन काउंट करेगा। ये सीधे सीधे जब जो पैसा आया वो बताएगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई मैच करना नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं मान रहा। सीधे सीधे कैश बुक जब पैसा आया तब पैसा लिख लिया गया, ठीक है। कैश बेसिस चल रहा है, एक्रूअल बेसिस नहीं चल रहा। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में जैसे जैसे कैश रिसीट है, कैश पेमेंट्स है, उस आधार पर सीधे सीधे ये बनता है। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन अंडर वेरियस हेड्स। सीधे सीधे क्या है? समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स की। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। सीधे सीधे ये समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स की। कोई लाग लपेट नहीं है, सीधे सीधे जो चीज जैसी आई वैसी वैसी डाल दी गई है, कैश बुक से उठा के या बैंक ट्रांजेक्शन से उठा के। उन दोनों की समरी बेसिकली उन दोनों से बना दिया गया है। जैसे कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑन डिफरेंट डेट्स which appear on the debit side of the cash book shall be shown on the receipt side of the receipt and payment account। जो जो आया रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड दिखा दिया जाता है एज वन आइटम विद इट्स टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के साथ दिखा दिया जाता है। Similarly, salary, rent, electricity charge paid from time to time is recorded on the credit side of the cash book. But the total salary paid, total rent paid, total electricity charges paid during the year appear on the payment side of the receipt and payment account। तो भाई टोटल सैलरी गई, टोटल पीरियड से इसको कोई मतलब ही नहीं। टोटल इतनी सैलरी दी, टोटल इतना रेंट दिया, सब पेमेंट साइड, टोटल इतना इस मेंबर से आया, टोटल इतना आया, इतना आया। पीरियड से कोई मतलब नहीं। टोटल आना टोटल जाना सीधे सीधे दिखा दिया जाता है। इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, ये एक समराइज पिक्चर देता है वेरियस रिसीट एंड पेमेंट्स ट्रांसफर की, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पर्टेन टू द करेंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड और सक्सीडिंग पीरियड, और वेदर दे आर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। ना ये नेचर बताता है, ना ये पीरियड बताता है। जैसा जैसा आया वैसा वैसा इसमें लिख दिया। वो कैपिटल, जैसे हमने बांटे थे, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक, अगर एक साल के अंदर चला जाता है, एक साल के अंदर मतलब वो चला जाएगा, उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा, तो वो कैपिटल रिसीट है। एक साल के आगे भी लाभ मिलता रहेगा। एक ही साल में खत्म हो जाएगा तो रेवेन्यू है, ठीक है। उसी तरह खर्चों का था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ना तो ये कैपिटल रेवेन्यू बता रहा है आपको, ना ये क्या बता रहा है कि कौन से अकाउंटिंग पीरियड का, ना अकाउंटिंग पीरियड बताता है, ना ही ये आपको नेचर बताता है। इट मे बी नोटेड दैट दिस अकाउंट डज नॉट शो एनी नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। जो भी नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन, गुडविल वगैरह, ये सब भी कुछ नहीं बताता है। ओपनिंग बैलेंस इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर डेबिट साइड है, ठीक है, आपके पास कैश है शुरू में, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है,
वो क्या दिखाता है कि कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है, विच इज शोन ऑन इट्स रिसीट साइड। ठीक है, रिसीट साइड है तो आपके पास पैसा है। और अगर क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, शुरू में रिसीट साइड पैसा लेके आ रहे हो, ओपनिंग बैलेंस है मतलब पैसा आपके पास है, क्लोजिंग टाइम भी रिसीट में है, पैसा आपके पास है। अगर पेमेंट साइड में है तो उसका मतलब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट एट द एंड, इट शैल बी शोन ऑन इट्स डेबिट साइड एज द लास्ट आइटम। ठीक है, अगर लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया है तो वो डेबिट साइड दिखाया जाता है, और फिर क्रेडिट साइड से हमारी शुरुआत होती है। तो अगर ओपन कर रहे हो आप रिसीट की साइड से, डेबिट साइड से, और क्रेडिट साइड पे एंड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सब कुछ सही है, पैसा आपके पास है। लेकिन अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट आपका रह जाता है लास्ट में, तो वो डेबिट साइड शो करता है, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग में क्रेडिट शो करता है, यानी आपके पास कर्जा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो ना ही पीरियड बताता है, ना ही नेचर बताता है। अगर आपके पास पैसा लेके आए थे रिसीट साइड में और क्रेडिट साइड में जाके पेमेंट साइड में बंद हो जाता है, तो पैसा आपके पास है। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिखता है लास्ट में आपका डेबिट साइड में, तो वो फिर क्रेडिट साइड में निकलता है अगली बार ओपनिंग में, और आपको वो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है। इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट देन इट इज शोन ऑन इट्स डेबिट साइड एज द लास्ट आइटम। ठीक है, डेबिट साइड में लास्ट आइटम के रूप में शो करता है। और मैंने आपको बताया फिर वो क्रेडिट में आ जाएगा ओपनिंग के लिए, तो दिखाएगा कि भाई ये क्या है, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, अगर समझने में कोई दिक्कत हुई हो आपको तो एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा देता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से समझने में आसानी रहती है। ये गोल्डन क्रिकेट क्लब है कोई, इसकी कैश बुक आपको दिखाई हुई है। जैसी कैश बुक हमने डबल कॉलम कैश बुक देखी थी, उसी तरह की कैश बुक है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डेबिट या रिसीट साइड है, और ये हमारा क्रेडिट साइड है। अभी ये कैश बुक है, फिर इससे हम रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे तो सीधे सीधे डाल दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बीडी है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, यानी पैसा आपके पास है। अगर ये पैसा यहाँ पे निकलता, क्रेडिट साइड होता, तो ये क्या होता, बैंक ओवरड्राफ्ट होता। आई बात समझ में? तो ये क्रेडिट साइड बंद हुआ था, इसलिए डेबिट साइड ओपन हुआ है। डेबिट साइड ओपन हो रहा है, सही है, आपके पास पैसा है। क्रेडिट साइड बंद हुआ था, अगर डेबिट साइड अगर बंद होगा और डेबिट साइड में बंद होगा, तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, खुलेगा इस साइड से। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखिए यहाँ पे कैश बुक में सीधे सीधे आपको सब्सक्रिप्शन आए, एंट्रेंस फी आई, लाइफ मेंबरशिप फी आई, लोकर रेंट, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, तो ये सब हमारे पास पैसा आया है। गया कहाँ कहाँ से, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है, कोरियर फी है, टेलीफोन है, वेजेस सैलरी है, रेट एंड टैक्सेस है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, कोरियर है, लाइटिंग है, ये सब हमने पे किया है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इसी तरह आगे बढ़ रहा है, और क्या क्या आया है, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे मिला है, टेलीफोन, वेज एंड सैलरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब कैश बुक की एंट्री हो गई। बैलेंस सीडी देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, कैरिड फॉरवर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है, 70,000 मेरे पास अभी भी है, तो जब ये फिर खुलेगा तो डेबिट साइड से खुलेगा, नहीं, सब कुछ सही है, पैसा आपके पास है। अगर ये यहाँ बंद होता तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में बंद होता, और फिर यहाँ खुलता, वो आप गलत है, मतलब पैसा आपके पास नहीं है। अब आइटम वाइज इसको हम देखें तो वेरियस रिसीट क्या है मेरी, 2014 से 2015 तक ये सब्सक्रिप्शन आए हैं, ये सब्सक्रिप्शन है। ये अलग क्या है पीरियड वाइज, लेकिन हमने कैश बुक में एज इट इज दिखा दिया, ऐसे रिसीट एंड पेमेंट में एज इट इज दिखा देंगे। ये सब एंट्री फी है। ठीक है, ये अलग हम कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। अभी ये इन्हीं मदों में दिखाया जाएगा, कहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट बी में, क्या हो गया, पेमेंट हो गई आपकी, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेंडिंग स्टेशनरी, लाइटिंग, ये सब आपने इनको अलग अलग कर लिया है। ठीक है, अलग अलग मदों में आपने डाल दिया है, इस बेस पे हम रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ रिसीट एंड पेमेंट की कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, जो आपको बताया, डोनेशन होते हैं, एंट्रेंस फी होती है, लेगेसी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब आता है। ठीक है, और पेमेंट में परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस एंड सैलरी, ये सब हमारे खर्चे होते हैं। ठीक है, इनके आधार पर हम रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं। तो बैलेंस बीडी, ब्रॉड फॉरवर्ड लाया, ये मेरा कैश इन हैंड है या तो कैश इन बैंक है। ये जब यहाँ होता, बीडी यहाँ होता, तो ये ओवरड्राफ्ट होता। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सारी एक साथ लिख दी जाती हैं, और ये वेजेस एंड सैलरी सारे हेड बना के यहाँ लिख दिए जाते हैं। बैलेंस सीडी अगर यहाँ पे है तो सही है। ठीक है, मेरा पैसा है मेरे पास। ठीक है, और अगर ये यहाँ की जगह यहाँ पे होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता।
ठीक है, तो इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बनता है। जो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे होता तो ओवरड्राफ्ट होता, तो दिखाया हुआ है। देखिए बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट है। अगर इस साइड है, इस साइड होता तो सही रहता। इस साइड होता तो कैश इन एंड कैश एट बैंक है, लेकिन इस साइड है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। देयर विल बी आइदर ऑफ टू अमाउंट्स ईच एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट और बोथ, नॉट बोथ, दोनों तो नहीं हो सकते एक साथ, या तो यही होगा या तो यही होगा। समझ में आई बात आपको? या तो पैसा आपके पास है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है, अगर नहीं है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इन दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। इट मे बी नोटेड दैट द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स अ लिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, जो मुझे दे रही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड है, मैक्सिमम मुझे क्या दे रही है, रेवेन्यू रिसीट दे रही है फॉर पास्ट करंट एंड फ्यूचर पीरियड सारे, चाहे पास्ट पीरियड है, चाहे करंट पीरियड है, चाहे फ्यूचर पीरियड है, सबकी मुझे रेवेन्यू रिसीट दे रही है। एज वेल एज कैपिटल रिसीट, दोनों ही आप प्रोवाइड करा रही है। सिमिलरली पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिस्ट रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो यहाँ पे जब है ही नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, तो रिसीट चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, दोनों दी जा रही है। उसी तरीके से दोनों मुझे पेमेंट भी दी जा रही है। तो बात आपको समझ में आई? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीधे सीधे आपके जो कैश बुक और बैंक ट्रांजैक्शन उनको दिखा देता है। रिसीट एक साइड सारी लिख देता है, पेमेंट सारी एक साइड लिख देता है। अगर आपके पास पैसा है तो वो कैश इन हैंड कैश इन बैंक के रूप में दिखाई देता है, और अगर पैसा आपके पास नहीं है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में दिखाई देता है। दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। ये रहे चीज। समझ आ गया आपको? अब इसके साइलेंट साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। तो ये क्या है, समरी है कैश बुक की। देखा ही आपने। इट फॉर्म्स इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ सिंपल कैश बुक विदाउट डिस्काउंटेड बैंक कॉलम। जो एक सिंपल कैश बुक होती है उसकी तरह दिखाई देती है, विद डेबिट एंड क्रेडिट साइड। रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट एंड पेमेंट्स आर एंटर्ड ऑन क्रेडिट। कुछ भी फर्क नहीं, सारी रिसीट आपने एक साइड डाल दी डेबिट वाली साइड, और सारी पेमेंट आपने एक साइड डाल दी क्रेडिट वाली साइड। इट शोज द टोटल अमाउंट्स ऑफ ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड टू विच दे पर्टेन। पीरियड से मतलब ना रखते हुए एक ही साथ सारी चीजें दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2016, we record the total subscription received during 2015-16, including the amounts related to 2014-15 एंड 16-17। देखिए अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 2015-16 का, लेकिन उसमें 14-15 के भी दिखाई दे रहे हैं, 16-17 के भी दिखाई दे रहे हैं। उस तरह टैक्सेस पेड आपके 15-16 का चल रहा है, लेकिन उसमें 14-15 भी दिखाई दे रहा है, 16-17 भी दिखाई दे रहा है। यानी इसका कोई भी मतलब जो है पीरियड से नहीं होता है, काउंटिंग पीरियड से वास्ता नहीं रखते हैं। जो भी पैसा उस अकाउंटिंग पीरियड में आया पूरा दिखा देते हैं, भले वो पास्ट का हो फ्यूचर का हो कोई भी हो। इसमें सारी रिसीट होती है, सारी पेमेंट होती है, चाहे किसी भी नेचर की हो, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की हो। ठीक है, तो सिंपल अकाउंटिंग है यहाँ तक, और यहीं से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें अक्रूवल बेसिस आ जाएगा, यानी अकाउंटिंग पीरियड मायने रखेगा, और उसके बाद उन दोनों से बैलेंस शीट बना दी जाएगी। सारी रिसीट एंड पेमेंट आती हैं, किसी भी नेचर की हो, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बनाया जाता है रिसिप्ट और पेमेंट के लिए। मेड इन कैश और थ्रू बैंक, कैश से हो बैंक से हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, द टोटल अमाउंट ऑफ ईच रिसीट एंड पेमेंट इज शोन इन दिस अकाउंट। सिर्फ आप जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको छोड़ दीजिए, सारी चीजें एज इट इज, जो रिसीट रिसीट पेमेंट है पेमेंट दिखाया जाता है। और जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्री उसका मैं आपको बता चुका हूँ, वो कहाँ पे कैसे आएगी, कहाँ रहेगी, तो उसका क्या मतलब। ठीक है, नो नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम आर शोन इन दिस अकाउंट। कोई भी नॉन कैश आइटम, आउटस्टैंडिंग, आपके डेप्रिसिएशन, गुडविल, ये सब कुछ भी इसमें नहीं आता है। ओपनिंग बैलेंस से चालू होता है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लेके, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, और बंद होता है ईयर एंड बैलेंस कैश इन हैंड कैश एट बैंक लेके या बैंक ओवरड्राफ्ट लेके। In fact, the closing balance in this account difference between the total amount of receipt and payment where is usually a debit balance reflects cash in hand and cash at bank unless there is a bank overdue। तो सीधा सीधा कैश इन हैंड कैश एट बैंक लेके आता है, जितना मिला जितना गया सब लेके जो बचा वो आपका
क्या है, लास्ट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, जनरली वो क्रेडिट में रहता है, यानी आपके पास पैसा रहता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो डेबिट में दिखाया जाता है। तो सबसे सिंपल अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट, कोई दिक्कत इसमें बताइएगा? ठीक है, जहां जो जैसा आया वहां वैसा कर दिया। कोई इसमें नेचर नहीं देखना है आपको, कोई इसमें अकाउंटिंग पीरियड नहीं देखना है। कैसे बनाया जाता है? ओपनिंग बैलेंस ले लिए जाते हैं, उसको ओपनिंग बैलेंस अपना पॉजिटिव में है, हाथ में है, डेबिट साइड दिखाया जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। टोटल अमाउंट लेके जो जो हेड्स हैं वो सारे हेड्स लेके रिसीट में डाल दिए गए। जो पेमेंट्स के हेड हैं, कोई कैपिटल रेवेन्यू से मतलब नहीं, सारे हेड्स लेके पेमेंट में डाल दिए गए। कोई भी रिसीवेबल, इनकम, पेबल, एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस पे जो आने वाले थे नहीं आए, जाने वाले थे नहीं गए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिफरेंस निकाल लिया दोनों के बीच में, सही है, क्रेडिट साइड लेके कैश इन हैंड करके बंद कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट साइड लेके बैंक ओवरड्राफ्ट करके बंद कर देते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है किसी भी नेचर में, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, और किसी भी पीरियड का हो, इस पीरियड का हो, अगले पीरियड का हो, पिछले पीरियड का हो, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, समरी ऑफ कैश बुक जैसे यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, इसी से आपका बना दिया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, तो वो समरी थी, उसी से रिसीट एंड पेमेंट बना दिया गया। कैश इन हैंड लेके हम आए 20,000, कैश एट बैंक था 35,000, सब्सक्रिप्शन ये सब मेरे पास आए, डोनेशन ये सब कुछ मेरे पास आया, 4,83,000 रुपए आए, और 70,000 रुपए मेरे पास बचे हैं बराबर करने के लिए। बस ठीक है, नेक्स्ट ईयर में यहीं से ओपनिंग बैलेंस 70,000 लेके ओपन कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कैपिटल रेवेन्यू नहीं देखना, कोई अकाउंटिंग पीरियड नहीं देखना, सीधे सीधे डाल दिया था। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो चलता है वो चलता है हमारे एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि आप देखेंगे कि कौन सी साल की प्राप्तियां हैं और कौन सी साल की देयता हैं। सेम साल की प्राप्तियों को सेम साल की देयता से ही कंपेयर करोगे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, फिर ज्यादा कम निकालने के लिए। प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, आप कैपिटल फंड में डाल दिया जाएगा, कम है निकाल लिया जाएगा, लेकिन फाइनल कम है या ज्यादा देखने के लिए आप एक साल को एक साल से कंपेयर करोगे, एक्रूअल बेसिस पे आओगे। तो ये समरी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है ऑन एक्रूअल बेसिस इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्रूअल बेसिस बनाते हैं, वैसे ये बनता है। इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स एंड द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स और बैलेंस इसमें रहते हैं, सरप्लस या डेफिसिट ज्यादा है या कम है यही बताएगा और क्या बताएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व्स द सेम पर्पस एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वही ये बताता है। All the revenue items relating to the current period are shown in this account. The expense and losses on the expenditure side and income and gains on the income side of the account सब कुछ बताता है। It shows the net operating result in the form of surplus. सरप्लस है तो नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट सरप्लस है, ज्यादा आया है कम गया है। अगर डेफिसिट है इसका मतलब कि ज्यादा चला गया है और आया कम है, तो कैपिटल फंड से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा आया है तो कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, इतनी सी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं कुछ इनको, कोई मतलब किससे अ, इनको इन्वेस्टर नहीं चाहिए, इनको कोई कंपनी नहीं चलानी है, प्रॉफिट ग्रो नहीं करना है, इनको पेट नहीं पालना है, इनको अपना ही जो काम कर रहे हैं वो करते रहना है। तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनको सीधे सीधे बता देता है, भाई ज्यादा पैसा आया, कम गया है, एक्सेस है, कैपिटल फंड में डाल दो, कैपिटल फंड पिछले साल से बढ़ जाएगा। ज्यादा चला गया, कम आया है, कैपिटल फंड से निकाल लो, कैपिटल फंड पिछले साल से कम हो जाएगा। एक्सेस और डेफिसिट इतना ही है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से करते हैं। फिर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि वहां पे कोई पीरियड ही नहीं देख रहे, जो आया जब आया डाल दिया। लेकिन वो तो आगे भी भरना पड़ेगा ना, अगर किसी ने लाइफ टाइम की दी है, 5 साल की दी, तो वो आगे तो नहीं देगा हमको। इसलिए हमको उसी अकाउंटिंग पीरियड में तोड़ना है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकालते हैं। इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह कह रहे हैं, उसको एक कैश बुक और बैंक ट्रांजेक्शन की समरी हम कह रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसको कह रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट में से हम छाट छाट के इसको बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे, अलोंग विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। उसमें और भी जो इन्फॉर्मेशन जो हमें नहीं मिल रही है उसके अलावा हम देख लेते हैं क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या प्री पेमेंट है, वो सब देख के, क्योंकि यहाँ पे एक्रूअल बेसिस करना है, डेप्रिसिएशन वगैरह सब लेके यहाँ पे करते हैं। Hence many items appearing in the receipt and payment need to be adjusted। इसलिए बहुत सारे जो
आइटम से रिसीटेड पेमेंट में आ रहे हैं, वो यहाँ पे हमको देखने पड़ेंगे कि सारे यहाँ पे आना जरूरी नहीं है और एक्स्ट्रा भी आएंगे, क्योंकि नॉन कैश वाले नहीं आ रहे थे वो यहाँ पे आएंगे। पिछले उस हटाने कौन से पड़ेंगे, अगले पिछले सारे ले लिए उसने, हम सिर्फ ये अकाउंटिंग पीरियड लेंगे तो वो हटाने भी पड़ेंगे। तो वहां से एडजस्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सब्सक्रिप्शन अमाउंट 2,65,000 रिसीव ड्यूरिंग 2014-15। 2014-15 में 2,65,000 रुपए मुझे मिले हैं। ठीक है, ये रिसीट साइड मुझे दिख रहा है। अदर देन द करंट पीरियड, इसमें अदर देन द करंट पीरियड भी रिसीट है। 2,65,000 सिर्फ एक साल की नहीं है, और साल की भी उसने दी है। तो यहाँ पे हम इसमें से सिर्फ 2,25,000 जो इस अकाउंटिंग पीरियड का है उसी को लेंगे, सारा नहीं लेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, आप रिसीट एंड पेमेंट में से छांटोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिसीट एंड पेमेंट को देखोगे भाई, उसको परसू करोगे। उसमें से ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक हटा दोगे, क्योंकि वो इनकम तो नहीं है। कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट्स उनको भी हटा दोगे, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा जा रही है, सिर्फ यही अकाउंटिंग पीरियड हमको लेना है। ओनली रेवेन्यू रिसीट लोगे जो इनकम साइड पे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। सम ऑफ दिस नीड टू बी एडजस्टेड बाय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट्स रिलेटिंग टू द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। किसी ने एक साथ पिछला अगला सब डाल दिया, तो सिर्फ इस अकाउंटिंग पीरियड का, जैसे 2,65,000 में से हम 2,25,000 निकाले थे, तो उस अकाउंट मतलब हमको वो पेमेंट्स भी हटानी पड़ेंगी जो एक्स्ट्रा है, हमको सिर्फ इस अकाउंटिंग पीरियड का लेना है। कैपिटल रिसीट कैपिटल पेमेंट भी नहीं लेंगे, एक्सक्लूड करके सिर्फ इस साल का लेंगे। उसी तरह पेमेंट में भी हम करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस लेंगे, सिर्फ जो ज्यादा दे दिए हैं इस साल, उस साल के सब दे दिए हैं उनको हटाएंगे। ऐसे जो पेमेंट करने वाले थे नहीं किए हैं इसी अकाउंटिंग पीरियड के, उनको भी कंसिडर करेंगे। जो आने वाले थे अभी तक आए नहीं है उनको भी कंसिडर करेंगे, यानी जस्ट लाइक जैसे हम अकाउंटिंग सिंपल करते हैं एक्रूल बेसिस पे, वैसे हम करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द रिसीट एंड पेमेंट दैट नीड टू बी टेकन, जो नहीं थे वो लेने हैं, उनमें से डेप्रिसिएशन लेना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। तो ये सब यहाँ पे लेने हैं जो वहां नहीं लिए थे, क्योंकि नॉन कैश आइटम थे। तो इस तरह से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर लेना है, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस भी नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड वो भी कौन से, सिर्फ इस अकाउंटिंग पीरियड के। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेंट एंड टैक्सेस, ये सब हमारा इस साल के हैं, और ये इस साल की हमारी कमाई है। तो हमारा टोटल जो गया है उससे ज्यादा हमारे सरप्लस है, एक्सेस इनकम निकली एक्सपेंडिचर से 1,18,400, तो वो हमारा एक तरीके से सरप्लस है, और सरप्लस जाएगा कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड हमारा 1,18,400 से बढ़ जाएगा। तो इसने 2 मिनट में आपको ये बता दिया कि आपके कितना इस बार सरप्लस है। ठीक है, जो आप रिसीट एंड पेमेंट से कभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें तो सब कुछ है, कोई बाइफरकेशन ही नहीं है। ठीक है, तो उसको समराइज किया गया है अच्छे से, उसको अकाउंटिंग पीरियड में डाला गया है एक्रूल बेसिस पे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिए गए हैं। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की वजह से नहीं लिया गया है। सब्सक्रिप्शन 13, 14, 15, 16 के नहीं लिए गए हैं। लाइफ मेंबरशिप फी नहीं ली गई है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज अ रिसीप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, वो भी नहीं ली गई। स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन है, ये भवन बनना तो भवन बनाने में ही यूज आएगा, वो मेरे अभी किसी काम का नहीं है, तो उसको भी नहीं लिया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है, इससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालते हैं। यहाँ पे आपने सैलरी रेंट ये सब उठा लिया, आपने एक्सपेंडिचर उठा लिया, आपने इनकम उठा ली, इनकम आपकी ज्यादा निकल रही है, 18,200 आपका सरप्लस आया है, ये आपका सरप्लस निकल गया। अगर आपका डेफिसिट आएगा, इधर आ जाएगा कि भाई इतना डेफिसिट है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीधे सीधे आप यहाँ से बना सकते हो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। तो अलग अलग एग्जाम्पल बना के आपको दिखाए हुए हैं, जरूर आप इनको समझिएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट में हम डिफरेंस देखते हैं। तो नेचर में सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जस्ट लाइक समरी ऑफ कैश बुक है। नेचर क्या है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर आते हैं रेवेन्यू नेचर के ओनली, इसमें सारे आते हैं। इसमें पीरियड के हिसाब से देखते हैं, इसमें कोई पीरियड नहीं देखते। इसमें डेबिट साइड पे एक्सपेंस लॉसेस होते हैं, इसमें रिसीट होती है। इसमें क्रेडिट साइड पे इनकम एंड गेम्स होते हैं, इस पे पेमेंट्स होती हैं। डेप्रिसिएशन इसमें आता है, इसमें नहीं आता है। ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं आता है, इसमें आता है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी एंड में जो एक्सेस है या फिर डेफिसिट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है या फिर कैश इन हैंड उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो पद्धति का है, प्रणाली का है, आपके काम करने के तरीके का है। वहां पे एक्रूल बेसिस है, वहां पे एक्रूल बेसिस नहीं है, मेन डिफरेंस यही है। उसी वजह से जो इस अकाउंटिंग पीरियड का है सिर्फ वही आएगा,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसमें सारे आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या क्या हटाना, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा देते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन भी हटा देते हैं, पिछले साल का अगले साल का सब हटा देते हैं, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल के सरप्लस है तो सरप्लस है, और डेफिसिट है तो डेफिसिट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा आ जाता है बैलेंस शीट। अब हमने अभी तक क्या कर लिया है, रिसीट एंड पेमेंट बना लिया है। रिसीट एंड पेमेंट हमने किस तरह बनाया है, पता है आपको? रिसीट एंड पेमेंट हमने कैसे बनाया है? सीधे सीधे रिसीट ली है, सीधे सीधे पेमेंट लिया है। ठीक है, कोई बाइफरकेशन हमने नहीं किया है, ये सब करके हमने रिसीट बना दिया है, रिसीट एंड पेमेंट। और वहां से उठा के एक्रूअल बेसिस पे हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, अभी क्लियर है? तो वहां से उठा के हमने एज इट इज क्या कर दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दिया है। अब हम बैलेंस शीट को देखते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट भी बनाता है फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए। बैलेंस शीट सेम पैटर्न में बनाई जाती है जैसे बिजनेस एंटिटी की बनाई जाती है। इसमें असेट एंड लायबिलिटी दोनों दिखाई जाती हैं। असेट राइट हैंड साइड दिखाई जाती है, लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड दिखाई जाती है। देयर विल बी कैपिटल फंड और जनरल फंड इन द प्लेस ऑफ कैपिटल एंड द सरप्लस और डेफिसिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सरप्लस या डेफिसिट है वो आपका कैपिटल फंड जनरल फंड रहता है, इसमें दोनों चीजें जाती हैं। अगर आपका एक्सेस है तो ऐड कर दिया जाता है, और डेफिसिट है तो डिडक्ट कर दिया जाता है कैपिटल फंड से। इट इज ऑल्सो कॉमन प्रैक्टिस टू एड सम ऑफ द कैपिटलाइज्ड आइटम्स लाइक लेगेसी, एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली इन द कैपिटल फंड। और कुछ जिनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले ही नहीं रहे हैं, जैसे लेगेसी है, डोनेशन है, लाइफ मेंबरशिप फी, वो सीधे सीधे कैपिटल फंड में डाल दी जाती हैं। बिसाइड्स कैपिटल और जनरल फंड देयर मे बी अदर फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे कैपिटल फंड जनरल फंड ही होंगे, और भी हो सकते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग बनवानी है, कहीं कोई गेम करवाना है, कहीं कोई क्लब करवाना है, ट्रस्ट मतलब कुछ इवेंट करवाना, तो उसके लिए भी हो सकता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए हो सकते हैं, जैसे कुछ बिल्डिंग बनाना है, स्पोर्ट्स फंड है, ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग आपके फंड हो सकते हैं। ऐसे फंड जो है सेपरेटली बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं लायबिलिटी साइड पे। क्योंकि लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि बिल्डिंग के लिए पैसा ले लिया तो अभी मेरे पास उधार है, वो एक तरीके से मुझे बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है। किसी इवेंट के लिए लिया, वो इवेंट करवाना है, तो लायबिलिटी के रूप में दिखाए जाते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल जनरल फंड। कैपिटल फंड या जनरल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको पता लगाने के लिए कई बार स्टार्टिंग में ही बनानी पड़ती है। प्रिपरेशन क्या है, कैसे ये बनाई जाती है? तो जो कैपिटल और जनरल फंड है, कैपिटल या जनरल फंड जो हमारे पास है, उसका हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, ठीक है। सरप्लस वगैरह उसमें ऐड करके, या फिर हटाना तो हटा के, जो भी ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल से, वो हमने ले लिया। क्योंकि इसके पहले ही दोनों बन चुके हैं। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट बनेगा कैश बुक से, और उसके बाद में सबसे पहले लेजर कैश बुक दोनों मेंटेन हो रही है, वहां से आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो लेजर से। कैश बुक से सीधे सीधे आपका रिसीट एंड पेमेंट बनेगा, उसमें से बाकी चीजें कुछ हटा के कुछ जोड़ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, लास्ट में बैलेंस शीट बन रहा है। तो अभी तक सरप्लस और डेफिसिट आपको पता लग गया है, आपने ऐड कर दिया है या हटा दिया है, ठीक है, सारे काम हो चुके हैं। कुछ चीजें जो डायरेक्टली जाती हैं, लिगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, वो सब डायरेक्टली जा चुकी हैं, ठीक है। अब टेक ऑल द फिक्स्ड असेट्स नॉट सोल्ड डिस्कार्डेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ईयर with additions from receipts and payments account after charging depreciation as per income and expenditure and show them on the asset side। असेट मेरी अभी जितनी भी है इस ईयर में ऐड हुई, वियर एंड टियर नहीं हुआ अभी मेरे पास सामान, अभी मेरे पास है वो, और उसमें से डेप्रिसिएशन हटा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ से वो मेरे असेट साइड आ जाती है। रिसीट साइड देखते हैं हम, रिसीट एंड पेमेंट का। इनकम साइड देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। दिस इज टू असरटेन द अमाउंट्स ऑफ अ सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। इनसे हमें क्या पता लगता है, दोनों को देखने से, एक सब्सक्रिप्शन ड्यू है पर अभी तक आया नहीं है। इनकम जो एडवांस में आ गई है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट जो हमने किया है इस साल में। आइटम्स टू बी कैपिटलाइज्ड
जो डायरेक्टली बैलेंस शीट में हम ले रहे हैं, जैसे लीगेसी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हम बैलेंस शीट के पहले आइटम्स को कंपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट से। इससे हमें इस तरह की चीजें पता लगती है, इसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो ऐसे कुछ सब्सक्रिप्शन जो अभी तक आने थे, आए नहीं है, कुछ एडवांस में आ गया है, ठीक है। कुछ आइटम हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में डालते हैं, समय पता लगेगा। उस तरह हम पेमेंट साइड को भी कंपेयर करते हैं, उससे हमें क्या पता लगता है, दोनों के पेमेंट साइड को कंपेयर करते हैं, उससे हमें क्या पता लगता है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं क्या, प्रीपेड है क्या, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट किया है क्या, डेप्रिसिएशन क्या है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, स्टेशनरी वगैरह क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या है। ये दोनों चीजें हम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड दोनों, रिसीट एंड पेमेंट साइड एनालाइज करके बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है, जैसे रिसीट साइड की हुई, इस तरह पेमेंट साइड की हो जाती है। और उस बेसिस पे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से हमारी दिखाई देती है। इसमें सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, जो हमने बोला ही था कि कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हम रिसीट एंड पेमेंट देखेंगे, इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर देखेंगे, सरप्लस है, डेफिसिट है, हटा के जोड़ के साथ में लिगेसी, डोनेशन जो हम उधर डाल ही नहीं रहे हैं, सीधे कैपिटल फंड में डाल रहे हैं, सब चीज को देख के कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस ही आ जाएगा। सरप्लस डेफिसिट सब चेक कर लिया, कैपिटलाइज इनकम सब चेक कर लिए, लेगेसी, इंटरेस्ट फी, लाइफ मेंबरशिप फी, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब कुछ यहाँ आ गया है। प्रीवियस बैलेंस दिखाया गया है। रिसीट जो अभी तक आई है ऐड करनी है, इनकम एंड फंड डोनेशन ऐड करना है, लेस करना है, एक्सपेंसेस को लेस करना है। नेट बैलेंस क्या है, क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, सब कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं। असेट साइड क्या देख रहे हैं, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, स्टॉक, कंज्यूमेबल्स। ऐड क्या करना है, परचेज जो हमने किया है लेस करना है, वैल्यू कंज्यूम की है, बुक वैल्यू जो है सेट की उसको लेस करना है, ये सब करके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आपने आपका असरटेन किया, आपके असेट साइड को और आपके लायबिलिटी साइड को, दोनों ही स्टेटमेंट को देखते हुए, और यहाँ से आपने बनाई है बैलेंस शीट। एग्जाम्पल के तौर पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है, जैसा हम देखते थे वैसे हमें दिखाई दे रहा है। कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। इसके आधार पर आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके आधार पर बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और उसके बाद ही बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये आपको दिए हुए हैं इन्होंने, एग्जाम्पल के तौर पे इनको जरूर देखिएगा। कई बार ये जो मद है, ये जो अ, कोई भी आइटम है कौन से हेड में जाएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। बैलेंस शीट में कहाँ शो करेगा, पूछा जा सकता है आपसे। ये चीज बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट करेगी, पूछा जा सकता है। तो बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से निकाला है इसको, ठीक है। ये जरूर देखना है, कैपिटल जनरल फंड का फाइनल फिगर कैसे आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट मिला के, कैश इन हैंड और प्रिंटिंग स्टेशनरी, सारा खर्चा यहाँ पे आ रहा है। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बन रही है, जो हमने पढ़ा है उसी चीज को समझ के आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, एक बार मेरे बताने के बाद में आप एक बार खुद से देखिए किताब में, और एक बार करके देखिए कोई भी एग्जाम्पल उठा के। काफी सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं। जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन यूपीएससी छापती है अपने पेपर में, तो हमेशा मैं बोलता हूँ इनको जरूर करना है, ठीक है। तो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ पेक्युलर आइटम जो समझ नहीं आते हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसकी अकाउंटिंग की जो चीजें हैं वो हमने कर ली हैं, कुछ पेक्युलर आइटम कहाँ डालने हैं वो समझ नहीं आते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आ रहा है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या आ रहा है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपके कई तरह के हो सकते हैं, क्लियर है, दिख रहा है आपको। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, मेंबरशिप फीस है जो मेंबर देता है एनुअल बेसिस पे, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। Subscription paid by the membership is shown as receipt in the receipt side, receipt and payment account, and as income and expenditure. Receipt and payment के लिए receipt है, income and expenditure के लिए income है। It may be noted that receipt and payment account shows the total amount of subscription actually received during the year, while the amount shown in income and expenditure account is confined to the figure related to the current period only, irrespective of the fact whether it has been received or not, ठीक है। बस यही हमको देखना है कि आया है या नहीं, बाकी जो भी रिसीट साइड में रिसीट आएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में आएगा, हाँ ठीक है। जैसे क्लब ने 20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के लिए लिए 2016-17 के, जिसमें से 3,000 जो हैं वो 15-16 के हैं, और 2,000 जो है वो 17-18 के हैं। लेकिन 15-16 में ही लिए हैं, तो 15-16 में इन दोनों को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और 2017 के लास्ट में, 2017 के लास्ट में 6,000 रुपए और लेने हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सारे आएंगे, ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली उसी अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित आएगा जो हमने अभी अभी देखा था। तो इस तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आए 2016-17 में 20, 15-16 के 3,000 हटा दिए, 17,000, और 2017-18 के भी 2,000 हटा दिए।
15,000। लेकिन 16-17 के भी 6,000 और आने हैं, तो टोटल 21,000 हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इस तरह सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका दिखाई देगा, डेबिट साइड में इस तरीके से और क्रेडिट साइड में आपका इस तरीके से। ठीक है, और अलग अलग आपको दिखाया गया है, उदाहरणों के द्वारा आप इसको देखिएगा जरूर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि मेन मेन इनकम जो है वो इनकी यही है। नेक्स्ट आता है डोनेशन। डोनेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक जनरल हो सकता है, भाई ऐसे ही दान कर दिया, दूसरा स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक डोनेशन मैंने आपको बताया कि हम लायबिलिटी के रूप में लेते हैं, लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि डोनेशन जो है वो अगर स्पेसिफिक काम के लिए है, बिल्डिंग बनाना है, कैंप लगाना है, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन दो तरीके हो सकते हैं, गिफ्ट इन कैश हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, रिसीट साइड दिखाई देता है रिसीट एंड पेमेंट में, और स्पेसिफिक और जनरल दोनों हो सकते हैं। स्पेसिफिक क्या है? यूटिलाइज करना पड़ेगा फिर उस काम के लिए, इसलिए इसको स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग का एक्सटेंशन करवाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, नई कंप्यूटर लेबोरेटरी का क्रिएशन करवाना है, किसी बुक बैंक का, ये डोनेशन जो है कैपिटलाइज किए जाते हैं और लायबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी में ये काम करवाना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द अमाउंट इज बिग और स्मॉल। कुछ भी अमाउंट है, लेकिन खर्च तो वही करना है ना, स्पेसिफिक पर्पस के, इसलिए इसको दिखाया जाता है लायबिलिटी के फॉर्म में। जनरल डोनेशन देखते हैं, सच डोनेशंस आर टू बी यूटिलाइज्ड टू प्रमोट द जनरल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। अब जनरल है, इसका कुछ भी नहीं है तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो हमारा बेसिकली काम है ट्रस्ट को आगे बढ़ाना है, तो इसको हम रेवेन्यू रिसीट के रूप में लेते हैं और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के रूप में लेते हैं। इनकम साइड पे ले जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक सीधे आता है लायबिलिटी के फॉर्म में। लीगेसी क्या है? लीगेसी मैंने आपको बोला कि कोई मरने वाला छोड़ के चला गया, तो ये रिसीट साइड आता है रिसीट एंड पेमेंट के, और डायरेक्टली एड किया जाता है कैपिटल फंड में। ठीक है, डायरेक्टली एड किया जाता है कैपिटल फंड में, ध्यान दीजिए, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, बिकॉज इट इज नॉट रिकरिंग। ये रिकरिंग थोड़ी बार बार थोड़ी कोई मरते हुए दे रहा आपको। तो ये लिगेसी जो है, स्मॉल अमाउंट हो चाहे कुछ भी हो, ये सीधे सीधे जाती है किसमें? आपके कैपिटल फंड में। अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप इनकम के रूप में शो कर सकते हो। जनरली ये ज्यादा बड़े ही रहते हो, कैपिटल फंड में ही जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? ये भी सीधे कैपिटल फंड में जाता है। कुछ मेंबर जो है वो लमसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट लाइफ मेंबरशिप फी के रूप में दे देते हैं। जैसे एक साल की आपकी 1 लाख अगर आप निकाल दिया, भाई 5 लाख में मेरी हमेशा के लिए है लाइफ मेंबरशिप, तो फिर वो सीधे सीधे कुछ लोग पे कर रहे हैं, तो ये पीरियडिक सब्सक्रिप्शन की बजाय ये भी कभी कभी आती है इसलिए कैपिटल रिसीट में, और क्रेडिटेड डायरेक्टली इनटू द कैपिटल एंड जनरल फंड। कैपिटल रिसीट के रूप में हम इसको लेते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, सीधे आपके कैपिटल जनरल फंड में जाती है। एंट्रेंस फी क्या है? एडमिशन फी है, यही रिकरिंग आएगी। ठीक है, अब बड़े बड़े अमाउंट से रिकरिंग नहीं आएंगे, लेकिन ये रिकरिंग आएगा। तो एंट्रेंस फी ऑल्सो नोन एज एडमिशन फी पेड ओनली वंस बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। जब वो मेंबर बन रहा है सिर्फ तभी ये ली जाती है। इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्लब्स एंड सम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज लिमिटेड इन द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस क्वाइट हाई। जहां पे बहुत ज्यादा हाई है वहां पे, मतलब जहां पे फिर से रिकरिंग नहीं होगा, कभी कभी आने वाला होगा, तो फिर से ही कैपिटल फंड में जाएगा। आप सीधा समझ सकते हैं, बड़ा अमाउंट है सीधे कैपिटल फंड में जाएगा, रिकरिंग है बार बार आने वाला छोटा अमाउंट है तो जा सकता है इनकम फंड में। ठीक है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, क्लब्स वगैरह, उनकी बहुत ज्यादा हाई रहती है, इसलिए नॉन रिकरिंग होता है और इसलिए डायरेक्टली कैपिटल जनरल फंड में डाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ लोकेशन जहाँ पे जैसे एजुकेशनल है, एंट्रेंस फी बहुत छोटी है और रेगुलर इनकम है, तो वो फिर दिखा सकते हो आप रेवेन्यू रिसीट के रूप में। और देयर इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, इट इज एडवाइजेबल टू ट्रीट द एंटायर अमाउंट एज कैपिटल रिसीट एंड द रिलेवेंट अमाउंट शुड बी डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल जनरल फंड। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि भाई सीधे कैपिटल जनरल फंड में डालना, चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा हो, तो क्या डालना ही है। अगर कोई बड़ा अमाउंट है, हाई क्लब्स हैं, ज्यादा फीस है और सीधे बड़ी बड़ी फीस है, नॉन रिकरिंग है, कैपिटल फंड में जाएगी। छोटी है, आप रेवेन्यू रिसीट के रूप में दिखा सकते हो, जैसे ऊपर था। ठीक है, वही सेम चीज है, लाइफ मेंबरशिप फी के लिए था, वही एंट्रेंस फीस है। बड़ी है तो सीधे डाल सकते हो, छोटी है रेवेन्यू रिसीट के रूप में दिखा सकते हो। सेल ऑफ ओल्ड असेट, receipts from sale of an old asset appear in the receipts and payment account of the year in which it is sold। रिसीट एंड पेमेंट में तो सिंपल है भाई, जब बेचा तब आपने तब आएगा। ठीक है, रिसीट साइड आएगा। बट एनी गेन और लॉस इन द सेल ऑफ असेट इज टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन इसको बेचने से आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, आपने जो सोचा हुआ था, सोच के कैलकुलेशन की हुई थी, अकाउंटिंग की हुई थी, उससे कम गया तो आपको लॉस हो गया, ज्यादा गया तो आपको प्रॉफिट हो गया, वो कौन दिखाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाएगा। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि कोई फर्नीचर था, बुक वैल्यू उसकी 800 रुपए थी, 700 रुपए में बेचा गया, तो 100 रुपए का मेरा लॉस है, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलो, पीरियडिकल एक आइटम है रिकरिंग नेचर का, और ये
इनकम साइड दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पीरियडिकल्स क्या है? अलग अलग संस्थाएं अपने अपने पीरियडिकल चलाती है, ठीक है। जैसे पीरियडिकल से ही लोग फेमस होते हैं, घर घर ही किताबें जाती हैं, ठीक है। तो वो आपकी रिकरिंग नेचर है और शॉर्ट मतलब कम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में जाती है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई स्पोर्ट का क्लब है, स्पोर्ट्स मटेरियल ये भी छोटी छोटी ओल्ड बॉल्स नेट ये सब बेच रहा है, तो रेगुलर फीचर है और इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम के रूप में दिखाया जाएगा। जो भी चीजें छोटी हैं उनको दिखाया जाता है, ठीक है। बड़ी चीजें बड़े अमाउंट सीधे कहाँ जाते हैं? कैपिटल फंड में जाते हैं। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, जो आप किसी को एक तरीके से सैलरी दे रहे हो, कोई आपके यहाँ के पियानो बजाता है, कोई आपके यहाँ के सेवाएं देता है, कोई आपके यहाँ के खाना बनाता है, कोई आपके आके आपके क्लब्स हैं, कोई मतलब जैसे इवेंट करवाते हो, ब्लड डोनेशन कैंप पे तो वहाँ डॉक्टर बिठाओगे, नर्से बिठाओगे, रेगुलर इवेंट नहीं है, लेकिन आप उसको सैलरी देते हो जब वो आता है, तो ये पेमेंट आप करते हो, तो ये उस पर्सन को देते हो जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, और आता है काम करता है, कोई आर्टिस्ट है परफॉर्मेंस देता है, वो इसका एग्जांपल है। तो ये पेमेंट क्या हो रही है? एक्सपेंडिचर साइड में दिखाई जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एंडोमेंट फंड एक फंड है अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट और गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड बाय स्पेसिफिक पर्पस। किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया फंड है, एंडोमेंट फंड है, तो ये कैपिटल रिसीट हो जाएगी और सीधे सीधे लायबिलिटी साइड जाएगी। लायबिलिटी साइड क्यों जा रही है? आपको बताया कि ये काम आपको करवाना पड़ेगा, इसलिए आपकी लायबिलिटी है, स्पेसिफिक पर्पस फंड के रूप में दिखा सकते हो बैलेंस शीट में। गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट भी स्पेसिफिक है जनरल है, डिफरेंस करेगा। तो स्कूल कॉलेज पब्लिक हॉस्पिटल के लिए दी जा रही है गवर्नमेंट ग्रांट इनको मिलती है। रिकरिंग ग्रांट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट, जो रिकरिंग है बार बार मिल रही है तो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी, मेंटेनेंस के लिए मिल रही है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रांट जो है वो रिकरिंग नहीं है तो कैपिटल रिसीट के रूप में जाएंगी और सीधे बिल्डिंग फंड में चली जाएगी। It may be noted that some not-for-profit organizations receive cash subsidy from the government or government agencies. This subsidy is also treated as revenue income फॉर द ईयर। ये सब्सिडी रेवेन्यू इनकम के रूप में भी दर्ज होती है। तो सब्सिडी अगर आपको मिल रही है रेवेन्यू इनकम है, अगर आपको इंडो में आपको एक स्पेशल मेंटेनेंस रूप में किसी रूप में रिकरिंग मिल रहा है तो वो भी आपकी इनकम है। स्पेशल फंड्स क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्पेशल फंड बनाते हैं, स्पेशल कामों के लिए फंड बना लेते हैं, जैसे प्राइज फंड बना लिया, मैच फंड बना लिया, ठीक है, तो भाई ये काम आपको करवाना है। ठीक है। Similarly, the expenses incurred of such specific purpose are also deducted from the special fund. तो फिर जो भी वो काम करवाया जाएगा स्पेशल फंड में से काटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लब में मेंटेन स्पेशल फंड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक क्लब है उसने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए स्पेशल फंड रख लिया है। इन सच अ सिचुएशन इंटरेस्ट इनकम ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू स्पोर्ट्स फंड एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स डिडक्टेड देयर फ्रॉम। तो फिर जो भी स्पोर्ट्स किए जाएंगे वहां से वो काटे जाएंगे। द स्पेशल फंड्स आर शोन इन बैलेंस शीट। However, if after adjustment of income and expenses, the balance in specific or special fund is negative, it is transferred to the debit side of income and expenditure. आपने उस काम के लिए पैसा लिया, उससे लेते लेते वो नेगेटिव हो गया, ज्यादा ही निकाल लिया, तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको एक्सपेंडिचर में उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। बाकी अपने काम के लिए आप उससे लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्राइज फंड इतने का है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इतने का है, इनकम फ्रॉम प्राइज फंड प्राइजेस अवार्डेड इतने इतने मैंने दे दिए, इतने इतने चले गए, इतने इतने आ गए, ठीक है। ज्यादा निकाल लेते हो तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ता है। तो स्पेशल फंड है, स्पेशल काम के लिए बनाए हो तो उसमें से आप ले सकते हो काम के लिए, ठीक है। तो आपके पेकुलर आइटम्स थे, उनको हमने देखा, जिसमें सब्सक्रिप्शन आपका आता है, एंडोमेंट फंड आता है, स्पेशल पर्पस फंड आता है, डोनेशन आता है, ठीक है। स्टेशनरी देख लीजिए, तो ये क्या है? एक एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी पे होता है, कंज्यूमेबल पे होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको दिखाया जाता है, हमने दिखाया भी है। बट इन केस ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज गिवन, द अप्रोच वुड बी मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड वर्क आउट कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड एंड शोर द टोटल अमाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अलग से एक हेड हमने दिखा रखा है स्टेशनरी का, तो फिर उसी में से डेबिट क्रेडिट सब उसी में से होगा, तो इतनी ही खरीदी, इतनी कंज्यूम हुई, वो सब उसी में से होगा और उसी में से दिखाया जाएगा। अगर वहां नहीं है एक अलग से हेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप एक्सपेंसेस में इसको दिखाओगे, अलग से हेड है तो उसी में से सब कुछ दिखाया जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया, स्टेशनरी अमाउंटिंग 40,000 एंड देयर इज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेशनरी अमाउंटिंग 12,000 एंड 15,000, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस स्टेशनरी इस तरीके से हमें दिखाया गया है। स्टेशनरी 40,000 की थी, 12,000 की मैंने खरीदी,
15,000 का मेरी खर्च हो गई, 37,000 मेरे बचे, तो ये सीधा-सीधा मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में दिखा सकता हूँ। अलग से मैंने स्टेशनरी का हेड यहाँ पे बनाया हुआ है इसलिए। ठीक है? तो ये आपका हो गया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, ठीक है? इसकी अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। क्वेश्चन अगर आएगा 12th में से तो इसमें से ज़रूर आता है, ठीक है? ट्रायल बैलेंस के आधार पे भी आप बना सकते हैं। इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी को देख लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज सच एज केमिस्ट शॉप, हॉस्पिटल, कैंटीन, ब्यूटी पार्लर also take place in such organization to provide certain facilities to members और public in general। कई बार हम जो इस तरह कैंप लगा रहे हैं, मैंने आपको बताया उसमें हॉस्पिटल की आपको किसी जरूरत पड़ रही है, कोई ब्यूटी कैंप के लिए आपको पार्लर की जरूरत पड़ रही है, कैंटीन की जरूरत पड़ रही है, केमिस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हैज टू प्रिपेयर टू ascertain द रिजल्ट्स ऑफ द सच इंसिडेंटल एक्टिविटी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है भाई, इस काम के लिए मैंने इतने पैसे अलॉट किए थे, इतना इतना ये काम हुआ, इतना इतना पैसे मेरे पास बचे हैं, तो एक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट मुझे बनाना पड़ता है। बस इतना ही है इसमें। तो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस वहां पे देखा जाएगा और इसको सीधे सीधे फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप डाल दोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भाई मेरे इस एक्टिविटी में इतना खर्चा हुआ है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड आपने अलग से पूरा अकाउंट बना लिया और उससे जो भी सरप्लस या लॉस आया उसको आपने दिखा दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है? तो ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली सिंपल है, ठीक है? और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो इसका बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। एज इट इज जो आया, एक्रूअल बेसिस भी नहीं रखना है, जब आया जैसा आया वैसा बना दिया आपने। ठीक है, यह आपका रिसीट एंड पेमेंट हो गया। उसके बाद इसमें से छांट छाट के आपने कैपिटल रिसीट हटाई, कैपिटल पेमेंट हटाई, जो नॉन नॉन फॉर कैश नॉट कैश आइटम नहीं थे वो ऐड किए, ठीक है? और पीरियड के हिसाब से इसको किया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना। यहाँ से फिर आपने सारी चीजों को जो आई नहीं आई, जो लास्ट में बचा फाइनल, उसको आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपका इन्हीं 3 अकाउंट से रिलेटेड, इनमें अकाउंटिंग कैसे होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है, किसके लिए काम करता है, कौन-कौन से फंड हो सकते हैं, सब आपने देखा थ्योरी से। और कौन सी एंट्री कहाँ होगी, दोनों से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान इसको रखिएगा। ठीक है, पार्टनरशिप से हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरुआत करेंगे। अकाउंटिंग ज्यादा बची नहीं है, जितनी अभी तक पड़ी उसको रिवाइज कर लीजिए, अक्टूबर के आगे बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।